वेलकम टू जीके क्लासेस। आज है 10 फरवरी 2022 और 10 फरवरी 2022 से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, हर क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फरवरी 2022 में भारतीय सेना ने किसके साथ कॉन्कर्स एम एंटी टैंक किसके साथ कॉन्कर्स एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड या फिर डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो कॉन्कर्स है, ये कॉन्कर्स क्या है? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और भारतीय सेना ने किसके साथ जो एग्रीमेंट है, किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो है भारतीय सेना ने हस्ताक्षर किया है कितने? 3131 करोड़ रुपए पे। और अब ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कॉन्कर्स है, ये एग्रीमेंट क्यों किया गया है? तो ये एग्रीमेंट जो है ये कॉन्कर्स के लिए किया गया है और इसके अंदर 3 वर्ष के अंदर इसकी आपूर्ति की जाएगी और इसकी आपूर्ति को बेहतर करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉन्कर्स क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है और ये किसके लिए किया गया है? तो इसकी जो आपूर्ति है उसकी आपूर्ति को बेहतर करने के लिए इसका समझौता किया गया है। और हाँ, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिए। ये जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958। इस दिन इसकी जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है सतीश रेड्डी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। सतीश रेड्डी ये जो है डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और कुछ और भी इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में एक मिसाइल है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नाग। नाग क्या है? ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि नाग जो है वो भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और हाँ, आपको याद होगा कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1983 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल कौन से? पटना से आप याद रख सकते हो, PATNA पटना। जैसे P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, N से हो गया नाग एंड A से हो गया आकाश। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और हाँ, मैं आपको भी कहती हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए कोई भी एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी जो लाइफ है ना, वो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक विधि
या ओलंपिक बुलेवार्ड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी राजस्थान, सी दिल्ली एंड डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। ये जो ओलंपिक विथी है ये क्या है? तो ये जो 900 मीटर का जो रोड है, 900 मीटर का जो रोड है, उस रोड के ऊपर ओलंपिक में जिसने भी पदक जीता है उनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उसी एरिया को कहते हैं ओलंपिक विथी। आपको आई होप इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और इससे एक स्टैटिक का भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का पहला स्मॉग टावर ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो भी दिल्ली में जो कॉर्नॉट प्लेस है वहाँ पे भारत का पहला स्मॉग टावर जो है वो स्थापित किया गया था। तो आइए यहाँ पे ओलंपिक जो पॉइंट आ गया है तो हम इससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था अभी, टोक्यो ओलंपिक, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि जो टोक्यो ओलंपिक है वो कौन से क्रम का है, तो वो था 32वें क्रम का। और जो टोक्यो ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था? तो वो टोक्यो जापान में। और टोक्यो ओलंपिक इसका मैस्कॉट या इसका शुभंकर क्या है? तो वो है इसका मिराई तोबा। और अगर पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट या शुभंकर पूछे तो वो होगा सोमेटी। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर या मैस्कॉट क्या होगा? वो होगा मिराई तोबा और पैरा ओलंपिक का होगा सोमेटी। अब ये क्वेश्चन भी हम इसमें देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ओलंपिक से रिलेटेड, कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की रैंक कौन सी थी? तो उसमें भारत की रैंक थी 48। और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 1 + 2 + 4 टोटल 7 पदक जीते थे। भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। तो एक जो है उसने गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। तो टोटल कितने पदक जीते भारत ने? 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। और टोक्यो जो ओलंपिक है इसका थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था लक्ष्य तेरा सामने है। और किसके द्वारा ये जो ये सॉन्ग जो है वो गाया गया था? तो वो मोहित चौहान के द्वारा ये जो है कंपोज किया गया था। अब हम जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत ने टोटल 7 पदक जो हैं वो जीते हैं, तो उसमें हम कुछ लोग जो है कुछ नाम देख लेते हैं। तो सबसे जो कुछ उनके खेल और उनका मेडल और वो कौन से राज्य से हैं वो। तो पहला जो है वो जैसे कि मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू का खेल कौन सा है? वो है वेट लिफ्टिंग। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? वो मणिपुर की रहने वाली हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ आने वाले एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। और दूसरी है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु का खेल कौन सा है? इनका खेल है बैडमिंटन। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। उसके बाद से लवलीना बोरगोहन, इसका आप इनका याद रखिएगा कि जो लवलीना जो बोरगोहन है वो है असम की है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। अब जो हॉकी टीम इसने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। और कितने से? जर्मनी को 4-5 से हराकर हॉकी टीम ने 41 साल बाद जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है जर्मनी को हराकर। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब है रवि दहिया, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और इनका खेल कौन सा है? इनका खेल भी आप याद रखिएगा। इनका खेल है कुश्ती। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये हैं रहने वाले हरियाणा के।
अब है नीरज चोपड़ा, इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने जीता है गोल्ड 87, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 87.58 मीटर दूर इन्होंने जो है भाला जो है वो फेंका था। इनका खेल कौन सा है, जेवेलियन थ्रो या फिर भाला फेंक। और जिस दिन फेंका था वो डेट कौन सी थी, वो थी 7 अगस्त। इसलिए 7 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब है बजरंग पुनिया, जो बजरंग पुनिया है इनका खेल कौन सा है, तो इनका खेल है कुश्ती, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो ये मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। अब चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो मैंने आपको ये करा ही दिया है, जिसका आंसर होगा दिल्ली। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो इग्लू है, इग्लू किसे कहते हैं, तो जो एस्किमो जनजाति, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता रही हूँ। जो एस्किमो जो जनजाति है, जो एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के घर होते हैं उसी को कहते हैं इग्लू। तो एस्किमो जनजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। तो ये जो इग्लू कैफे है, इग्लू कैफे, ये इसका मतलब जो स्नो प्लस इग्लू, तो इससे क्या बन गया, स्नो ग्लू, स्नो ग्लू। तो ये जो बर्फ की इग्लू कैफे जो है इसका नाम क्या है, स्नो ग्लू। तो इग्लू कैफे का नाम है स्नो ग्लू, एक बर्फ से बना हुआ ये कैफे है। और ये कहाँ पर जो है ये खोला गया है, तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। ये इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर गुलमर्ग। अब इससे रिलेट, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता रही हूँ, जैसे कि वो कालाहरी, जैसे कि मान लीजिए ये, हाँ, कालाहारी मरुस्थल, जो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है, तो इसमें रहती है बुशमैन। इसमें कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बोत्सवाना अफ्रीका में। कहाँ पर स्थित है, बोत्सवाना अफ्रीका में। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन से है नेशनल पार्क, कौन सा पर्व है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है हेरात पर्व, जम्मू कश्मीर का है। हेरात पर्व जो है वो जम्मू कश्मीर का। ट्यूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ का जो नेशनल पार्क यहाँ पे कौन सा है, दाचिंगम नेशनल पार्क, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। और जो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75 ये भी कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो ये भी स्टार्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में। और इसका संबंध किससे, तो जो इस बालिकाओं के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है उसी का संबंध है प्रोजेक्ट 75 से। और हाँ, एक चीज़ और जो अभी करंट का ही क्वेश्चन है कि सिंगल विंडो से जुड़ने वाला पहला यूटी बन गया है, तो वो भी बन गया है जम्मू कश्मीर। ये भी सिंगल विंडो से जुड़ने वाला पहला यूटी बन गया है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कंचौत उत्सव मनाया गया है। तो सबसे पहले ये कंचौत क्या है, तो कंचौत क्या है, ये है करवा चौथ। जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को क्या कहते हैं, कंचौत। तो जो कंचौत है वो उस जम्मू कश्मीर में उसको कहा जाता है करवा चौथ। तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कंचौत उत्सव मनाया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे करवा चौथ को कंचौत कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर है। अब हम इससे कुछ जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट देखते हैं। जैसे कि आप ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले कि हरेली त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, हरेली के बाद अगर ये बोले कि पूछा कि हरेला त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, बथुकम्बा जिसको फूलों का त्यौहार बोलते हैं, बथुकम्बा ये त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, धानु जात्रा या इसको नुआ खाई भी बोलते हैं, ये कहाँ पर मनाया जाता है, थाई पुषम।
जो थाई पूषम त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो हरेली त्यौहार जो है ये हरेली त्यौहार जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। आप इससे भी याद रख सकते हो क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, तो इसको याद करने के लिए मैं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ई है, तो देखिए यहाँ पे हरेली में ली है, तो आप इससे याद रख सकते हो हरेला। तो हरेला को तो आप याद ही कर लोगे, ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। थाई पूषम का जो त्यौहार जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बथुकम्बा या जिसको फूलों का त्यौहार बोलते हैं, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये तेलंगाना में। और धानु जात्रा या फिर जिसको नुआखाई बोलते हैं, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और कुछ और जो है, जैसे कि अगर पूछ ले कि मकर विलक्कू त्यौहार, तो मकर विलक्कू त्यौहार जो है ये केरल में मनाया जाता है। अभी जो तानसेन महोत्सव ये मनाया गया, ये कहाँ पर? ग्वालियर एमपी में। और सिग्मो फेस्टिवल ये मनाया जाता है गोवा में। इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में प्रस्तावित की गई पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये पर्वतमाला ये क्या है? तो जो पर्वतमाला क्या है? ये एक नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये पर्वतमाला क्या है? ये है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और इस पर्वतमाला योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है ऑप्शन नंबर डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका संबंध किससे है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब ये जो पर्वतमाला जो योजना है ये क्यों किया गया है? तो ये इसलिए किया गया है कि जो पहाड़ों तक जो पहुंच है वो आसान हो जाए, और इससे क्या होगा? इससे पर्यटन बढ़ने वाला है। इसलिए इस योजना का जो है, इस योजना पर्वतमाला योजना है वो इसको अभी गठित किया गया है ताकि पहाड़ों तक जो है पहुंच आसान हो जाए और पर्यटन जो है इससे बढ़ जाए। और इसमें आप याद रखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पर्वतमाला जो है वो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित है। और ये जो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 60 किलोमीटर लंबा और 8 रोपवे प्रोजेक्ट जो है इनसे स्थापित किया जाएगा। इतने सारे पॉइंट्स आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सेल्सफोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी भारत, या सी अमेरिका, या डी चाइना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। अब मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो वैश्विक डिजिटल कौशल इंडेक्स ये जो है वो जारी किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है सेल्सफोर्स कंपनी के द्वारा। जो सेल्सफोर्स कंपनी है उसके द्वारा ये जो इंडेक्स है वो उस कंपनी के द्वारा जो है, इस संस्था की जो है वो जारी किया गया है। और इस वैश्विक डिजिटल कौशल में कितने देश शामिल हुए हैं? 19 देश शामिल हुए हैं। और 19 देश में भारत जो है वो पहले स्थान पर है। 19 देश में जो भारत है वो पहले स्थान पर है और जो ब्राज़ील है वो दूसरे स्थान पर है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि भारत पहले पे है और ब्राज़ील दूसरे पे है और 19 देश शामिल हुए हैं। और ये जो वैश्विक डिजिटल कौशल जो सूचकांक है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि इस डिजिटल स्किल सीखने के लिए कौन कितना तत्पर है? रेडीनेस के लिए। किसके लिए? रेडीनेस के लिए। ये इसका उद्देश्य है कि डिजिटल कौशल सीखने के लिए कौन कितना रेडी है, कितना तत्पर है। ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भारत जो है वो पहले स्थान पर है। अब चलिए इससे हम कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि नेशनल स्टार्टअप डे
ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जा रहा है 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया गया है। और स्टार्टअप, जो ये स्टार्टअप है, इसका जो बड़ा रूप है, स्टार्टअप के बड़े रूप को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिकॉर्न। क्या कहते हैं इसको? यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न में, ये जो यूनिकॉर्न है, इसमें जो है पहले स्थान पर कौन है? तो पहले पे है जो अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, एंड तीसरे पे है भारत। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा, और पहले पे है अमेरिका। और जो हम अभी मैंने आपको इसका इंडेक्स का बता दिया कि पहले पे भारत है, तो कुछ इंडेक्स और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स, जो अभी भारत हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, खुशहाली सूचकांक या जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो उसमें भारत की रैंक है 139। और हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 101। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 101। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक कितनी है? 142। तो ये इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 14 से 18 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या होगी? तो सबसे पहले जो है ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह है, वो किसके द्वारा जो मनाया जाएगा 14 फरवरी को? वो मनाया जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा 14 फरवरी को मनाया जाएगा। और ये जो साक्षरता जो सप्ताह है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और जो साइबर अटैक हैं उसको रोकना है, ये इसका उद्देश्य है। और जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो सप्ताह मनाया जाएगा, तो इसकी थीम क्या है? 2022 की जो इसकी थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। तो ये इसका थीम है 2022 का। आप इसका ये आंसर याद रखिएगा। अब यहाँ पर है RBI, तो RBI से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो RBI की जो स्थापना है वो कब हुई थी? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कौन से आयोग से इसकी स्थापना हुई थी? RBI के पहले गवर्नर कौन है? और अभी जो वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं वो कौन से क्रम के हैं? इतने पॉइंट भी हम इसमें देखते हैं। तो चलिए इसका हम देखते हैं। सबसे पहले जो RBI है, इसकी स्थापना जो है वो 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग, ये आयोग याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और RBI का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और अभी जो मैंने आपको बताया कि RBI के पहले गवर्नर कौन है, तो वो है ऑसबॉर्न स्मिथ। ये RBI के पहले गवर्नर हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो वो है CD देशमुख। ये RBI के जो हैं वो देशमुख। तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो RBI के पहले गवर्नर हैं। और अगर RBI का पहला भारतीय गवर्नर पूछे तो वो है CD देशमुख। और हाँ, मैंने आपसे अभी बोला कि जो अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास ये कौन से क्रम के हैं? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि कौन से क्रम के हैं, तो वो हैं 25 क्रम के हैं। इतनी बातें आप इसमें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो EOS ये क्या है? ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन
सैटेलाइट। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो 14 फरवरी को जो इसरो है उसने अपना इस 2022 का जो सबसे पहला उपग्रह जो इसरो ने अभी EOS-04 से जो लॉन्च करेगा, तो वो कौन सा है? तो वो है PSLV-C52। इसका राइट आंसर होगा PSLV-C52। तो इसमें जो ये PSLV, इसका मतलब ही मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसका क्या नाम है? PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके द्वारा जो है इसरो ने EOS-04 के द्वारा इसरो ने PSLV-C52 को लॉन्च किया है। और ये 2022 का जो है वो पहला सैटेलाइट है जो कि 14 फरवरी 2022 को लॉन्च करेगा। और इसमें कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा? तो इसमें जो है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये इसमें लॉन्च होगा। अब यहाँ पे इसरो है, तो इसरो के जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वो है S सोमनाथ। ये इसरो के अभी वर्तमान चेयरमैन है। और ये जो PSLV-C51 जो है ये इसके द्वारा PSLV-C के द्वारा अमेजोनिया सैटेलाइट, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, अमेजोनिया सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया था। और ये किस देश का है? ये है ब्राज़ील देश का है ये पॉइंट भी आप इसमें याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ ये भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर D, फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? A नीति आयोग से है, B भारतीय रिजर्व बैंक से है, C भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से है, या फिर D इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जो फिनटेक है इसका मतलब क्या होता है? तो फिनटेक का मतलब होता है फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। ये क्या है? फिनटेक एक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है। और फिनटेक ओपन समिट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नीति आयोग से। इसका राइट आंसर है नीति आयोग। तो जो ये नीति आयोग है इसका संबंध जो है फिनटेक ओपन समिट से है। और हाँ, नीति आयोग से रिलेटेड भी आपको फैक्ट बता रही हूँ मैं। जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनके नीति आयोग के अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के अगर उपाध्यक्ष पूछ दे उपाध्यक्ष, तो वो है अमिताभ कांत। नहीं, इसके उपाध्यक्ष तो मैंने आपको बताया, इसके उपाध्यक्ष जो है वो राजीव कुमार है। और इसके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है? वो है अमिताभ कांत। और ये जो फिनटेक है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। अश्विनी वैष्णव जी जो है वो हमारे रेल मंत्री के साथ साथ सूचना संचार और इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी हैं, इसलिए इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। और जो ये फिनटेक है, फिनटेक इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्टार्टअप नवाचार, जो निवेश है उसका एक ओपन मंच होगा जिसका नाम है फिनटेक ओपन समिट। इतनी सारी बातें आप इसमें याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? A मानव तस्करी रोधी इकाई, B राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, C सीमा सुरक्षा बल, D रेलवे सुरक्षा बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर D रेलवे सुरक्षा बल। अब मैं ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो भी महिलाएं, बच्चे और जो मानव के जो अंग हैं उनका जो क्रय विक्रय करना, इसी को बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये कौन करता है? तो सीमा पर जो भी देश है ना, उस मतलब सीमा पर जो भी देश हैं, जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, इन देशों के साथ जो है वो मानव तस्करी की जाती है। इतनी सारी बातें आप इसमें याद रखिएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाएं, बच्चे और मानव के अंग का जो है वो क्रय विक्रय किया जाता है। और हाँ, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इससे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक क्वेश्चन जो है वो जो आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मानव तस्करी को रोकने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि मानव तस्करी को रोकने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है। तो संविधान में है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इससे रिलेटेड, तो आप ये पॉइंट भी इसमें इतना सारा याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेलवे सुरक्षा बल। आई होप इतनी सारी बातें जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है वो आपको याद होगा। और हाँ, ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ये भी याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हो, उसमें आप जरूर शेयर किया करो। तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर का वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम्स में। और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन भी बनकर आएगा, उस बेल आइकन पर आप ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर की वीडियो मिलती रहे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।